नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थात कि मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत हमारे सेशन अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था मुद्रास्फीति को। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन के बारे में हमने पूरे विस्तार से समझने का प्रयास किया था और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे डिफ्लेशन पर। जी हाँ, मुद्रा स्फीति और मुद्रा अभिस्फीति, और अभिस्फीति को ही दोस्तों हम मुद्रा संकुचन के रूप में जानते हैं, अर्थात इंग्लिश अंग्रेजी में इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो जिस प्रकार से कल के सेशन में हमने मुद्रा स्फीति को उसके अर्थ के साथ कारण प्रभाव सभी प्रकार से या उसके सभी पक्षों पर हमने डिस्कस किया था, उसी रूप में आज भी हमें इसके प्रत्येक पक्ष या प्रत्येक पहलू को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना है और इसके प्रत्येक पक्ष पर आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बिना अतिरिक्त समय गवाए। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं, एक्चुअली मुझे मेरा बताना मेरी ड्यूटी है, इस कारण से मैं 1 मिनट लगभग इस पेज पर आप लोगों से पर लेक्चर में लेता हूं, है ना। तो जो डेली मुझे फॉलो करते हैं उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता होगा कि सर आप ये क्या हमारा 1 मिनट का टाइम यहाँ पर बर्बाद कर देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होता है, इस कारण से बोलना मेरी मजबूरी है। जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुन ले। हमारे द्वारा बीए के सभी ऑलमोस्ट लगभग सभी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए विस्तार पूर्वक कंप्लीट कराए जा रहे हैं, विद नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर ही। जैसे आप ये देख पा रहे हैं प्लेलिस्ट, तो इसी प्रकार की प्लेलिस्ट आप जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से आप हमारे सभी सेशन तक पहुंच बना सकते हैं। प्लेलिस्ट कैसे वॉच करना है, कैसे देखी जाती है, जिनको नहीं आता प्लेलिस्ट में पहुंचना, मैं आप लोगों को बता दूंगा सेशन के एंड में किस प्रकार से प्लेलिस्ट विजिट करना है ना, एंड में बता देंगे, ताकि जो स्टूडेंट है जिनको पता है तो वो अनावश्यक रूप से उनको ज्यादा वो नाराज ना हो। इसके लिए जरूरी है थोड़ा सा ध्यान रखना प्रत्येक स्टूडेंट पर, है ना। तो एंड में मैं बताऊंगा और किस प्रकार से आप हमारे साथ कंटिन्यूसली तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं विद नोट्स और विद प्रॉपर लेक्चर के साथ में। आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। 4th यूनिट की शुरुआत हमारी कल के सेशन से हो चुकी थी, जिसमें हमने मुद्रास्फीति पर पूरे खुल के चर्चा की थी, है ना। इन्फ्लेशन पर हमारे अच्छे से डिस्कस हुआ था और आज के सेशन में हम इसके दूसरे पार्ट अर्थात कि अपस्फीति अर्थात डिफ्लेशन पर आज हम चर्चा करेंगे। क्लियर है। और इसी प्रकार से फिर स्फीति जनित मंदी या फिलिप्स वक्र के साथ समझेंगे। बाद में मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है ये देखेंगे। तो इसी के साथ में हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज के पूरे सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस बिंदु पर फोकस करना है, ताकि जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनका आंसर हम निकाल सके, दे सके। सबसे पहले हमें बात करनी है मुद्रा संकुचन के अर्थ पर, उसके बाद हम चर्चा करेंगे मुद्रा संकुचन के प्रभाव और मुद्रा संकुचन के कारण पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मुद्रा संकुचन अर्थात कि अपस्फीति होती क्या है, इसको बहुत अच्छे से और व्यवहारिक तरीके से हम समझेंगे। इसको समझने के बाद ही हम इसके कारणों को देखेंगे कि ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण बाजार में मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा होती है। इसके बाद में अगर मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो भी चुकी है तो उसका किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो बने रहे सेशन के एंड तक। और इस टॉपिक की मैं दावे के साथ बोलता हूं, इस टॉपिक को लेकर के टॉपिक के लेक्चर के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपका प्रत्येक डाउट क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक को लेकर अगर आपके मस्तिष्क में कोई डाउट था तो वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, है ना। आइए कुछ प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। कल के और आज के दोनों के सेशन को मिला करके ये प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको इन टॉपिकों में मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है मुद्रास्फीति का अर्थ और कारण बताइए, जिसको हम कल डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद मुद्रा संकुचन का अर्थ और उसके कारण, ये आज आपको सीखने को मिलेंगे। मुद्रा संकुचन का अर्थ और मुद्रा संकुचन के कारण, ये दोनों आपको आज के सेशन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन का जनसाधारण पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो यहां पर देखिए दोनों के प्रभाव पूछ लिए गए हैं, मुद्रास्फीति का और मुद्रा संकुचन का। तो कल जो हमने मुद्रास्फीति के प्रभाव देखे थे वो वाला पक्ष रख देंगे, और आज हम और बात करने वाले कि मुद्रा संकुचन के क्या प्रभाव पड़ते, उसको उठा करके एक साथ कर देंगे, तो आपके इस प्रश्न का आंसर भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है मांग प्रेरित स्फीति के कारण और परिणाम लिखिए। कल हमने चर्चा की थी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, दो प्रकार देखे थे, है ना। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है, उसके कारण और उसके परिणाम अर्थात की प्रभाव बताने हैं, जो हम कल अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। अगला प्रश्न होगा लागत प्रेरित स्फीति क्या है, समझाइए सिंपल शब्दों में, है ना। मुद्रास्फीति को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए।
किस प्रकार से मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मुद्रा संकुचन को रोकने के कोई उपाय, इस पर भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। लागत प्रेरित स्फीति को की दो आलोचनाएं लिखिए। लागत प्रेरित स्फीति की आलोचनाएं क्या क्या है, उनमें से दो आलोचनाएं आपको बतानी है। तो ये प्रश्न है जिनके जवाब आपको आज के सेशन में और जो कल हो चुका है उस सेशन में, दोनों में से आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर, ये जवाब मिल जाएगा। यहां तक का क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मुद्रा संकुचन के अर्थ की। आज का अब का हमारा जो टॉपिक है ये होता है स्टार्ट। मुद्रा संकुचन का अर्थ क्या है, पहले तो देखिए अपनी भूमिका तैयार कर लीजिए सामान्य शब्दों में सुन करके। जैसे कल हमने बात की थी मुद्रास्फीति की, तो मुद्रास्फीति क्या होती है, जब बाजार में वस्तु और सेवाओं के मूल्य बढ़ने लग जाते हैं, है ना, अर्थात कि बाजार में महंगाई का दौर प्रारंभ हो जाता है, तो बाजार की उस स्थिति को हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। अर्थात कि महंगाई का दौर, है ना, महंगाई की स्थिति जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। जिससे मैंने कल एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया था कि आप 100 रुपए लेकर के कुछ वस्तुएं आज सामान्य स्थिति में आज लेने जा रहे हैं, और मान लेते हैं कि 100 रुपए में 10 वस्तु, आप किसी भी वस्तु को 10 वस्तु आप खरीद कर लेकर आ रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल हम पेन से ही ले लेते हैं कि 10 रुपए का एक पेन है बाजार में, और आप जो है पेन लेने जाते हैं बाजार में, 100 रुपए में 10 पेन लेकर के आ जाते हैं। लेकिन बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति आ चुकी है, और अब अगर आप 100 रुपए लेकर के बाजार में जाएंगे तो अब आप उस 100 रुपए से 10 पेन नहीं खरीद पाएंगे, बल्कि अब आपको कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पेन की कीमत बढ़ चुकी है। या तो आप ऐसे समझिए कि पेन की कीमत बढ़ चुकी है, या फिर इसको ऐसे समझिए कि जो 100 का नोट आपके पास था, अब वो 100 का नोट नहीं बचा है, बल्कि उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पहले आप 10 पेन खरीद पा रहे थे, लेकिन अब 10 पेन नहीं खरीद पा रहे, बल्कि उससे कम मिलेंगे, या 10 पेन लेने के लिए आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे और ज्यादा। क्लियर है? तो ये तो थी आपकी मुद्रास्फीति। तो अब इसका एकदम अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अगर आप इसको एकदम उल्टा कर देंगे तो ये मुद्रा अपस्फीति बन जाएगी, अर्थात कि मुद्रा संकुचन बन जाएगा। इसमें एकदम उल्टी परिस्थिति होती है। क्या होता है? वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ने की जगह इसमें गिर जाता है ना, गिर जाता है, कम हो जाता है। मुद्रास्फीति में वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ रहा था, लेकिन अपस्फीति अर्थात कि मुद्रा संकुचन में वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या हो जाता है? गिर जाता है, जरूरत से ज्यादा गिर जाता है। या इसका उल्टा कर दीजिए, दूसरा पक्ष समझिए कि मुद्रा, जो 100 का नोट आपके पास था, अब उसकी कीमत, उसकी वैल्यू जो है अब और बढ़ चुकी है ना। कि अब अगर मुद्रा संकुचन की स्थिति आती है तो आप हमेशा से 100 रुपए लेकर जाते थे, 10 पेन लेकर आते थे। लेकिन अगर मुद्रा संकुचन की स्थिति बाजार में आ चुकी है तो अब आप उसी 100 रुपए में 10 की अपेक्षा 10 से ज्यादा पेन लेकर आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पैसे की, जो आपके पास 100 का नोट था, उसकी वैल्यू पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। या फिर ऐसा कहिए कि आपके पेन की जो कीमत थी पहले 10 रुपए थी, अब वो और कम हो गई है, डिक्रीज हो चुकी। समझ आया ना? तो ये तो था इसका सामान्य अर्थ। अब इस सामान्य भूमिका को अपने मस्तिष्क में रख करके अब हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, जिससे कि आपको प्रत्येक पक्ष इसका कंप्लीट और क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर है? आइए देखिए, मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति या प्रसार की विपरीत स्थिति है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो मुद्रा संकुचन की स्थिति है ये मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार है ना। मुद्रा प्रसार और मुद्रास्फीति दोनों एक ही होते हैं, दोनों को एक ही कहा जाता है। तो मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति की एकदम विपरीत स्थिति है, विपरीत परिस्थिति है। अन्य शब्दों में कहें तो मूल्यों की गिरावट को मुद्रा संकुचन कहा जाता है। मूल्यों की गिरावट को मुद्रा संकुचन कहा जाता है। किसकी मूल्यों की गिरावट को? वस्तु और सेवा के मूल्यों की गिरावट को मुद्रा संकुचन कहा जाता है। लेकिन जैसे हमने कल देखा था कि प्रत्येक मूल्य की वृद्धि को हम मुद्रास्फीति नहीं कह सकते। किसी भी, मतलब ये कि देखिए कुछ अपवाद इसके होते हैं। जैसे मुद्रास्फीति हमने किस स्थिति को कहा था? जिसमें वस्तु और सेवाओं के मूल्य जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको हमने मुद्रास्फीति का नाम दिया था। लेकिन साथ में यह भी देखा था कि प्रत्येक स्थिति को हम मुद्रास्फीति नहीं कह सकते, प्रत्येक स्थिति को नहीं कह सकते। कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है जिन स्थितियों से प्रभावित होकर के वस्तु और सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको मुद्रास्फीति का नाम नहीं दे सकते। वही कंडीशन इस क्षेत्र में अर्थात मुद्रा संकुचन में भी लागू होती है।
कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें मुद्रा वस्तु और सेवाओं का मूल्य गिर भी जाए तब भी हम उसको मुद्रा संकुचन नहीं कहेंगे। क्लियर है? अतः कह सकते हैं कि मुद्रा संकुचन वह दशा है जिसमें मुद्रा की पूर्ति मांग की तुलना में बहुत कम होती है। क्या कहा गया? मुद्रा की पूर्ति मांग की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब ये कि जितनी मुद्रा है, मुद्रा है ना, जितनी मुद्रा है, मुद्रा की जितनी मांग है उतनी मुद्रा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। समझिएगा ध्यान से, मुद्रा की जितनी मांग है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है। जब पैसा आपके पास कम आएगा, पैसा आपके पास यदि कम आता है तो आप कम खरीदारी करते हैं, और जब आप कम खरीदारी करेंगे तो बेचने वाला अर्थात कि जो उत्पादक है, जो वस्तुओं का निर्माण करता है, उसे तो हर हालत में वस्तुएं बेचनी है, अन्यथा उसका व्यापार घाटे में चला जाएगा। तो वो अपनी वस्तुएं बेचने के लिए उन वस्तुओं के मूल्य में और कमी कर देता है, और यही क्रम आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मुद्रा अविस्फीति अर्थात मुद्रा संकुचन का रूप धारण कर लेता है ना। तो मुद्रा संकुचन की दशा मूल्यों, उत्पादन और रोजगार की गिरावट से संबंधित होती है ना। जब मुद्रा संकुचन की स्थिति बाजार में आती है तो मूल्यों में गिरावट आती है, उत्पादन में भी गिरावट आती है और रोजगार में भी गिरावट आती है। इस तरह मुद्रा संकुचन मूल्यों के उस पतन को कहते हैं। मूल्यों मतलब जहां जहां मूल्य आ रहा है ना, समझ जाना, वस्तु और सेवा के मूल्यों की हम बात कर रहे हैं इसमें, है ना। तो मुद्रा संकुचन मुद्रा मूल्यों के उस पतन को कहते हैं जिससे समाज में बेकारी और उत्पादन में गिरावट की घटनाओं का जन्म होता है। ठीक है ना। समाज में बेकारी बढ़ेगी, अगर मूल्यों में गिरावट आएगी तो समाज में बेकारी बढ़ने लगेगी और उत्पादन में कमी आने लगेगी। जब उत्पादन में कमी आएगी तो संभवतः उत्पादक के द्वारा कम साधनों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होगी, और जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी तो समाज में बेकारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो एक तरह से अगर हम देखें तो अगर हम सामान्य और व्यवहारिक तरीके से अगर सोचें तो हमें क्यों ना ऐसा लगता है कि अगर बाजार में वस्तुओं की कीमतें कम हो जाए, अगर हमें प्रत्येक वस्तु सस्ते में मिलने लगे तो हमें कैसा लगता है कि यार बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे हित में है ना, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उससे मूल्य से भी कम दाम में हमको प्राप्त हो रही है, इसे लगता है ना। लेकिन दोस्तों चाहे वो मुद्रास्फीति हो, महंगाई का दौर हो या फिर एकदम सस्ता दौर हो, दोनों ही दौर हमारे लिए हानिकारक है, खतरनाक है, हमारी समाज के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि दोनों ही हमारी समाज को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में ना बहुत ज्यादा चढ़ाव होना चाहिए अर्थात कि मुद्रास्फीति का दौर होना चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा अपस्फीति का दौर होना चाहिए। अर्थव्यवस्था संतुलित अर्थव्यवस्था को ही हम सही और अच्छी अर्थव्यवस्था मानकर चलते हैं। क्लियर है? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर वस्तुओं का दाम बहुत ज्यादा गिर जाए, बहुत ज्यादा सस्ता हो जाए तो हमारे लिए कैसा होगा, तो हमारे लिए कुछ समय के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन वही स्थिति अगर लंबे समय बनी रही तो हमारी अर्थव्यवस्था को ये अंदर ही अंदर खोखला कर देगा, जिसका हर्जाना हमें आगे चलकर भुगतना होगा, और कीमतों में इतनी ज्यादा उछाल आ जाएगा या फिर बहुत ही बुरी तरीके से अर्थव्यवस्था हमारी मुंह के बल जा गिरेगी, है ना। तो इसलिए अर्थव्यवस्था का संतुलित होना बहुत आवश्यक है, ना मुद्रास्फीति और ना मुद्रा अविस्फीति, बल्कि बीच के स्थिर होना चाहिए। मैं उम्मीद कर सकता हूं ना कि आपको लोगों को समझ आ रही है ये स्थिति। ठीक है, तो यहां पर क्राउथर साहब का एक कथन है जो मुझे अच्छा भी लगा और किताब में उल्लेखित भी था, सो मैंने यहां पर चिपका भी दिया, इसको पढ़िएगा। क्राउथर ने कहा था कि मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। देखिए मैंने अभी बताया ना आपको कि आपके पास 100 का नोट था, मुद्रा संकुचन का दौर आया, पहले आप 10 पेन ले रहे थे, अब बाजार में गए, मुद्रा संकुचन होने के बाद तो अब आप 10 से ज्यादा पेन ले पाएंगे, संभवतः 11 या 12 पेन ले आएंगे उसी 100 के नोट में। तो जब आपके पास नोट तो वही था जिससे पहले आप 10 पेन ला रहे थे, अब 12 पेन मिल रहे हैं, तो अब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ आपका कि आपके पास जो 100 का नोट था, 100 रुपए थे, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, उसका मूल्य बढ़ चुका है, और इसके अपोजिट वस्तु या सेवाओं का मूल्य कम हो चुका है।
है ना। तो क्राउथर ने कहा था कि मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, अर्थात कीमतें गिर जाती है। किसकी कीमतें गिर जाती है? वस्तु और सेवाओं की कीमतें गिर जाती हैं, पेन की कीमतें गिर जाती है, ठीक है ना। मुद्रा संकुचन की यह विशेषता है कि इसके अंतर्गत कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति निरंतर होती है, निरंतर होती है, ठीक है। कुछ समय के लिए अगर कीमतें गिर गई ना तो उसको हम मुद्रा संकुचन नहीं कहेंगे ना। ये तो एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जो लंबे समय तक चलती है, लंबे समय तक चलती है, तभी कहीं जाकर के बाजार या बाजार की अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ समय के लिए नहीं, लंबे समय में होती है ये। तो ये मुख्य रूप से मुद्रा की मांग की तुलना में, मुद्रा की मांग की तुलना में, कि जितनी मुद्रा होनी चाहिए थी, जितना पैसा हमारे पास होना चाहिए था, उससे कम हमारे पास आ रहा है, अर्थात कि उसकी पूर्ति कम हो रही है। एवं वस्तुओं की मांग की तुलना में, कि वस्तुओं की जितनी मांग है उससे ज्यादा वस्तुएं मिल रही है। समझिएगा, यहां पर पैसे जितने चाहिए उससे कम मिल रहे हो तो हम खरीदारी कम कर देंगे, लेकिन वस्तुओं की जितनी मांग है बाजार में, वस्तुएं कम मांगी जा रही है और उसकी पूर्ति ज्यादा की जा रही है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है ना, तो हम कहेंगे कि वहां पर मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होने वाली है या हो चुकी है। समझ पाए? यही बात क्राउथर साहब ने कहने का प्रयास किया। सिर्फ दो टूक लाइन है, मुद्रा जितनी चाहिए उतनी नहीं, उससे कम है, और वस्तुएं जितनी चाहिए उससे ज्यादा है। जब बाजार में ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसी को हम मुद्रा संकुचन कहेंगे या मुद्रा अपस्फीति कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में हमें बात करनी है इसके कारणों पर, कि जिस परिस्थिति के, जिस स्थिति की हमने बात की है मुद्रा संकुचन की, तो ये उत्पन्न क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं और है ना, कई सारे कारण हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ कारणों पर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण तो क्या होगा कि मुद्रा की मात्रा को कम कर देना, है ना, मुद्रा की मात्रा को कम कर देना। अब आपके दिमाग में सवाल है कि सर मुद्रा की मात्रा को कम कौन करेगा। अगर आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा है, इतिहास अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, यही समष्टि अर्थशास्त्र को ही अगर आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपने समष्टि अर्थशास्त्र को शुरू से नहीं पढ़ा है तो संभवतः यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपको आने वाली है, क्योंकि मैंने आरबीआई वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि मुद्रा की मात्रा को कम या ज्यादा सरकार जो है, केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई के माध्यम से कैसे कम ज्यादा करती है मुद्रा की मात्रा को। ये बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया था। एक सेकेंड फ्रेंड्स, कैमरा हैंग हो चुका है, 2 मिनट के लिए कैमरा बंद करेंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि सेशन को बंद नहीं कर सकते। सेशन बीच में अब लगभग 18 मिनट हो चुके हैं, तो अब बंद करने से मतलब नहीं है, कैमरा ही ऑफ कर देते हैं दोस्तों। अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। देखिए, मुद्रा की मात्रा को कम कर देना, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यदि सरकार चलन में से कुछ मुद्रा वापस ले लेती है, सरकार कैसे लेती है मुद्रा वापस? सरकार या तो सार्वजनिक रूप से ऋण लेगी, जनता से ऋण लेगी, आरबीआई के माध्यम से कुछ प्रतिभूतियों को, सरकारी प्रतिभूतियों को बिकवाएगी, है ना। तो कई प्रकार होते हैं जिस प्रकार से सरकार समाज में से, देश में से, आम जनता के बीच में से पैसे को वापस ले सकती है। कई हथियार होते हैं उसके पास में, कई माध्यम होते हैं इसके। उन माध्यमों के द्वारा यदि सरकार चलन की मुद्रा को वापस ले लेती है, अथवा मुद्रा की मात्रा स्थिर रहते हुए, अगर मुद्रा की मात्रा स्थिर रहती है, उतनी रहती, बढ़ाई नहीं जाती है, और वस्तु और सेवाओं की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। समझिए ध्यान से कि अगर पैसा तो उतना ही, देखो पहली स्थिति तो यदि सरकार मुद्रा, चलन की मुद्रा वापस ले ले, बाजार में जो तरल मुद्रा है उसको कम कर दे, या फिर ये समझिए कि मुद्रा तो उतनी ही है, पैसा उतना ही है, लेकिन वस्तु और सेवाओं की मात्रा बाजार में ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होगा? तो उस स्थिति में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि पैसा कम है और वस्तु सेवाएं ज्यादा हैं, इसलिए वस्तु और सेवाओं की कीमतें गिरने लग जाएगी, है ना, ताकि वो वस्तु सेवाएं बाजार में बिके। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा होना एक साधारण सी बात होती है,
क्यों साधारण बात होती है? क्योंकि यदि भारी मात्रा में विदेशों को सोना दे दिया जाए, निर्यात कर दिया जाए, बेच दिया जाए, भारत में से अगर हम सोने को बड़ी मात्रा में सोना बेच दें तो क्या होगा? हमारे पास स्वर्ण कोष, सोने का जो कोष था, जो जमा कोष था, वो कम हो जाएगा और इसके कम हो जाने से चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि बड़ी मात्रा में सोना विदेश जा चुका है। इससे क्या होगा दोस्तों? तो इससे जो मुद्रा की मात्रा थी वो कम हो जाएगी, है ना। और वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती। जिस गति से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उस गति से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती, जिसका परिणाम क्या होता है? कीमतें गिरने लग जाती हैं। तो पहला कारण मुद्रा की मात्रा का कम हो जाना है, मुद्रा संकुचन का प्रथम कारण। दूसरे कारण की बात करें तो आरबीआई की साख नियंत्रण नीति हो सकती है। कैसे? केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंक दर में वृद्धि कर देने से या खुले बाजार में सरकार की प्रतिभूतियों को बेच देने से क्या होता है कि जनता के पास जो पैसा होता है वो सीधा निकलकर सरकार के पास आने लग जाता है ना। व्यापारिक बैंकों के वैधानिक जो रक्षित कोष है, जिसको हम एसएलआर और सीआरआर कहते हैं, एसएलआर और सीआरआर कहते हैं, मैंने पढ़ा है अच्छे से इनको, है ना। इनमें अगर ये वृद्धि कर दे तो बैंकों को अधिक पैसा आरबीआई के पास और अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है, जिससे ये बैंकें कम लोन दे पाती है जनता में। और जब कम लोन देगी ये बैंकें तो बाजार में पैसे की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्लियर होता चल रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक का? अच्छा, अगला भारी करारोपण और सार्वजनिक ऋण। यदि सरकार जनता पर ज्यादा कर थोप दे, ज्यादा कर लगा दे, तो ज्यादा पैसा जाएगा जनता के पास से सरकार के पास, है ना। या जनता से बड़ी मात्रा में ऋण ले ले सरकार, तो उस स्थिति में भी जनता के पास जो चलन में पैसा है, वो तरल मुद्रा जो है जनता के पास, वो तरल मुद्रा सरकार के पास चली जाती रहेगी। क्लियर है? तो इस तरह से भी मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगला पक्ष है सरकार की गैर स्फीति कारक नीतियां। गैर स्फीति कारक नीतियां, देखिए कभी कभी सरकार मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए नीति बनाती है और ये नीति भी मुद्रा संकुचन की अवस्था को जन्म देती है। मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए नीतियां बनाती है। मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए क्या करती है सरकार? पैसा अवशोषित करती है जनता से सरकार की ओर। पैसा अवशोषित होता है जनता से सरकार की ओर, चलन की मुद्रा सरकार के पास चली जाती है। तो यह स्थिति भी कभी कभी मुद्रा संकुचन की स्थिति को जन्म देती है। सरकार द्वारा कीमतों को नियंत्रित करने का जो कदम उठाया जाता है, कीमतों को नियंत्रित करने का अर्थात कि मुद्रास्फीति को रोकने का जो कदम उठाया जाता है, उसके फलस्वरूप कीमतों की गिरावट का क्रम पूर्ण रोजगार के बिंदु पर ही आकर नहीं रुकता, बल्कि उसके बाद भी ये जारी रहता है, जिसके कारण व्यापारिक क्षेत्र में जो निराशा फैलती है वह अंततः मुद्रा संकुचन की स्थिति को पैदा करती है। क्लियर हो पा रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक का? वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा में वृद्धि। अगर वस्तु और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि हो जाए, मतलब जरूरत से ज्यादा अगर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होने लगे, तो उस स्थिति में भी वस्तुओं को बेचने के लिए उनकी कीमतों को गिराना पड़ता है, जो कि मुद्रा संकुचन की स्थिति को जन्म देती है। इज इट क्लियर दोस्तों? यहां तक का पूरा क्लियर होना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो पूरा क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं मुद्रा संकुचन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। मुद्रा स्फीति के प्रभावों को आपने कल देखा था, आज हम बात करेंगे मुद्रा संकुचन के प्रभावों पर, है ना, कि मुद्रा संकुचन के क्या प्रभाव हो सकते हैं। मुद्रा संकुचन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। मुद्रा स्फीति की तरह ही मुद्रा संकुचन भी समाज के विभिन्न वर्गों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। तो कौन कौन से वर्ग हैं जो मुद्रा संकुचन के कारण प्रभावित होते हैं, आइए एक नजर उस पर डाल लेते हैं, है ना। कल के प्रभाव आपको याद होंगे कि मुद्रा स्फीति के द्वारा कुछ प्रभाव जो है प्रत्येक पक्ष पर पड़ रहे थे। तो आज यहां पर ध्यान रखना कि जो प्रभाव मुद्रा स्फीति के कारण पड़ रहे थे, अब वो प्रभाव एकदम उल्टे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जिसको मुद्रा स्फीति के कारण हानि हो रही थी, उसको अब लाभ मिलने लगेगा मुद्रा संकुचन के कारण, है ना। और जिसको लाभ मिल रहा था उसको हानि होने लग जाएगी। कैसे? जरा देखिए, विनियोगी वर्ग पर,
तो कल हमने देखा था कि जो विनियोगी वर्ग अर्थात कि जो निवेश करने वाला वर्ग होता है समाज में, उसको मुद्रा स्फीति के कारण लाभ भी होता है और हानि भी प्राप्त होती है ना। चूंकि वहां पर दोनों पक्ष थे तो यहां पर भी दोनों पक्ष होंगे। जरा देखिए ध्यान से कैसे। मुद्रा संकुचन से निश्चित आय वाले जो, देखिए विनियोगी वर्ग को हमने कल देखा था, दो प्रकार के वर्ग होते हैं इसमें। एक निश्चित आय वाला होता है, निश्चित आय वाला होता है। एक वर्ग निश्चित आय वाला होता है कि किसी ने निवेश कर दिया और उसको फिक्स कर दिया कि उसको निश्चित रूप से इतनी ही आय होनी है, मतलब इतना बेनिफिट उसको मिलना ही मिलना है। और एक होता है परिवर्तनशील आय वाला, परिवर्तनशील आय वाला। तो ये बाजार की क्रियाओं पर निर्धारित रहता है कि इसको लाभ कैसे मिलेगा, कम या ज्यादा। तो यहां पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो निश्चित आय वाला वर्ग है उसको तो यहां पर लाभ होने वाला है। क्यों लाभ होगा निश्चित आय वाले को? कि उसकी आय निश्चित है और वस्तु सेवाओं की कीमतें गिर जाने से उसको प्रत्येक वस्तु सस्ते में मिलने लगेगी। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं परिवर्तनशील आय वाले विनियोगी वर्ग की, निवेश वर्ग वाले वर्ग की, तो उसको मुद्रा संकुचन के कारण हानि उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मांग में कमी और कीमतों में गिरावट के कारण, क्योंकि इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा की जो आय है उसकी वो कम हो जाएगी, है ना। मुद्रा की आय कम हो जाएगी और कीमतों में गिरावट आने लगेगी, जिससे उसको प्राप्त होने वाली जो आय है वो बहुत ज्यादा कम होने लग जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न, माफ कीजिएगा, अगला बिंदु है व्यापारी और उत्पादक वर्ग कि व्यापारी वर्ग और उत्पादक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। मुद्रा संकुचन में व्यापारी एवं उत्पादक दोनों को ही हानि का सामना करना पड़ता है, जबकि आपने देखा था मुद्रा स्फीति वाले पक्ष में दोनों को ही अच्छा से लाभ हो रहा था, अच्छा फायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक समय था जब कम कीमत पर वस्तुओं का निर्माण किया, है ना। लेकिन मुद्रा स्फीति आई, कीमतें एकदम बढ़ गई और अधिक कीमतों पर वो बेच रहे थे, उनको अच्छे से लाभ होता था। लेकिन अपस्फीति या मुद्रा संकुचन के दौरान व्यापारी क्या कर रहा था कि कम कीमत में, माफ कीजिएगा, अधिक या कहें कि सामान्य कीमत में उसने वस्तुओं को खरीदा था, लेकिन मुद्रा संकुचन के कारण उस वस्तु की कीमत गिर चुकी है, उसे कम कीमत में बेचना पड़ेगा, तो व्यापारी वर्ग को हानि होगी। इसी तरह से उत्पादक वर्ग ने जब उस वस्तु का निर्माण किया था तो उसको जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा माल था, वो सामान्य कीमतों पर मिला था, है ना, सामान्य कीमतों पर मिला था। लेकिन मुद्रा संकुचन की स्थिति आने के कारण ये सामान्य कीमतों में और ज्यादा गिरावट आ चुकी है, जिससे अब और ये गिरावट वाली कीमत पर बेचेगा। इस कारण से इनको हानि उठानी होगी। समझ आया ना? चलिए अगला बिंदु लेते हैं। अगला बिंदु है आपका श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। श्रमिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं ऐसे ही बता दूं, श्रमिक वर्ग पर कुछ समय के लिए तो लाभ प्राप्त होगा, इसको लाभ प्राप्त होगा या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर ये मुद्रा संकुचन की स्थिति लंबे समय चलती रहती है तो इस लंबे समय अगर ये स्थिति चलती है तो लंबे समय में इसे भी हानि होने लगेगी। कैसे हानि होने लगेगी? कि देखिए कि मुद्रा संकुचन की गति अगर धीमी रहती है तो कुछ समय तक तो वेतनभोगी जो श्रमिक होते हैं या श्रमिक वर्ग को या वेतनभोगी व्यक्ति को लाभ मिलेगा, क्योंकि कम कीमत में उसको वस्तुएं मिलेगी। जितना पहले वो इन्वेस्ट करता था, खर्च करता था अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं को जुटाने में, उससे अब उसको उससे कम खर्च करना पड़ेगा और उसकी आवश्यकताएं पूरी होने लग जाएगी। लेकिन अगर ये स्थिति निरंतर चलती रही तो मुद्रा संकुचन के कारण उसके रोजगार, उसके काम पर भी फर्क पड़ेगा, उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह, उसके वेतन पर भी फर्क पड़ेगा। उस श्रमिक को उसके श्रम पर फर्क पड़ेगा, उनको कम मजदूरी मिलने लगेगी, जिस कारण से इन पर भी फिर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और ये अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं को भी फिर कम कीमत में भी नहीं खरीद पाएंगे। क्लियर है? अगला जो प्रभाव हमने देखा था वो था उपभोक्ता वर्ग, जो वास्तविक रूप से वस्तुओं का उपभोग करता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मुद्रा संकुचन से प्रायः उपभोक्ता को लाभ ही होता है। क्यों होता है उपभोक्ता को? क्योंकि उन्हें वस्तुएं सस्ती कीमत पर प्राप्त हो जाती है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं, है ना। और इनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है कि जितना पैसा उनके पास आ रहा है उस पैसे में वो पहले से ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, अतः इनका जीवन स्तर ऊंचा उठने लग जाएगा तथा वह अधिक बचत करने में भी सक्षम होंगे। किंतु जिन उपभोक्ताओं की आय परिवर्तनशील होती है
उनको इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, मतलब उसको हानि उठानी पड़ती है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट, और कल के सेशन में हम कंप्लीटली बात करेंगे स्फीति जनित मंदी पर। स्फीति जनित मंदी पर, स्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण मंदी क्यों आती है, कैसे आती है, क्या इसका प्रभाव रहता है, इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे इसको फिलिप्स वक्र के साथ में, जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्लियर है? फिलिप्स ने ये सिद्धांत दिया था, इस कारण से इसको फिलिप्स वक्र के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो अब मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है स्टार्ट कर रहा हूं। जिनको समस्या आ रही है कि जो प्लेलिस्ट में नहीं जा पा रहे हैं, सेशन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा उनको, तो उनके लिए एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप है, 2 मिनट का है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपको प्रत्येक पक्ष से समझ आ जाएगा कि आपको हमारे सभी सेशन कैसे मिलेंगे और आप कैसे हमारी नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, है ना, छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से। क्लियर दोस्तों? इसके साथ मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और स्टडी पर पूरा फोकस करें। एग्जाम आ चुका है, अन्यथा एग्जाम के टाइम पे फिक्स टाइम पर आप परेशान हो जाएंगे। अभी से तैयारी में भिड़ जाइए। चलिए, थैंक यू। तो क्या आपको भी सभी सेशन हमारे सर्च करने में आपको भी प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पा रही है, सभी आपके सब्जेक्ट के सभी टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं, तो दोस्तों आइए मैं बताता हूं कि आपको प्लेलिस्ट में सर्च करके किस प्रकार से आप हमारे सभी सेशन आसानी से देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी मोबाइल पर ही सेशन देखते हैं, तो इस कारण से मोबाइल की स्क्रीन का सपोर्ट लेकर के मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं पूरा, है ना, कि किस प्रकार से जो है हमारे सेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आप ये मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सेशन जो चल रहा है, जैसा आप अभी अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ लोधाजी क्लासेस और सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो इसी सब्सक्राइब पर दोस्तों वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब को क्लिक करना है सबसे पहले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। क्लियर है? इसके तुरंत बाद में आपको जो लोधाजी क्लासेस लिखा हुआ दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना है, लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करना है ना, सब्सक्राइब पर क्लिक नहीं बल्कि लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करना है। जैसे ही लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करेंगे आप, अर्थात कोचिंग के नाम पर क्लिक करेंगे, तो वहां ऊपर आपको ये लाइन दिख रही है दोस्तों, इस लाइन में आपको देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का बटन दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ चुके हैं। इसमें से जो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, चूंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं कि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आप एक्चुअल फर्स्ट, तो फर्स्ट ईयर में राजनीतिक सिद्धांत वाला सब्जेक्ट, इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते देख पा रहे हैं आपकी सभी सेशन, सभी लेक्चर क्रम से खुलकर आपके सामने आ चुके, बीए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है ना। नोट्स भी आप आसानी से, जो सेशन आप अभी देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप लोग। डिस्क्रिप्शन यहां से ओपन होती है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन खुलकर आपके सामने आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन खुल के आपके सामने आ चुकी है। यहां पर फुल डिस्क्रिप्शन नहीं खुलती है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मोर लिखा हुआ है दोस्तों, इस मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने मोर पे क्लिक किया, वैसे ही आपको फुल जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके सामने आ जाती है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से सभी लिंक हमारी देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ नोट्स हियर, यहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप बहुत ही आसानी से यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।